गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही थी आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर। इसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के 10 पार्ट देखे थे और ये पार्ट 11वां है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो लोग आधुनिक भारत के इतिहास वन लाइनर बाकी जो पार्ट ना देखे हों वो प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। जो है पार्ट बाय पार्ट और लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये समझ लीजिए आखिरी, इसके बाद एक पार्ट आधुनिक भारत के इतिहास का और आएगा और वो होगा विविध। इसके साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो रहा है और इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण पारिस्थितिकी और जो है राज्य व्यवस्था, ये इन सब के भी एनसीईआरटी सार संग्रह की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो चैनल पर जा करके और प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चूंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सभी लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित वन लाइनर। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरओआरओ हो, यूपीपीसीएस हो या आपका जो भी टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड में हो। तो देर न करते हुए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। और पहला कह रहा है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1942 में, अर्थात मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो थे विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए मार्च 1942 में भारत भेजा। तो ये क्रिप्स मिशन की जो घोषणा की गई थी ये मार्च 1942 में की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग कि क्रिप्स मिशन के प्रमुख जो प्रावधान है उनको देख लेते हैं। पहला है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये कब दिया जाएगा? युद्ध के बाद। ये क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। दूसरा है कह रहा है कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान जो निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों और देसी जो रजवाड़े उसमें हुआ करते थे के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और तीसरा जो प्रावधान था उसमें यह था कि ब्रिटिश जो है वो भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और नेक्स्ट है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये उस प्रावधान में रखा गया कि जो रक्षा मंत्रालय होगा वो ब्रिटिश के नेतृत्व में काम करेगा। आगे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कहाँ पारित किया गया? तो ये वर्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया। और इसी से रिलेटेड और कुछ जो है पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कह रहा है 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक जो है ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। फिर कुछ संशोधन के बाद
8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो यदि पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को। आगे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, यानी 8 अगस्त को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का जो वास्तविक जनक है वो है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली जो है ये वास्तविक इनको जनक माना जाता है। और अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जब पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले जो अमेरिकी पत्रकार थे वह कौन थे, तो वो थे लुई फिशर। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एंड तक आप लोग जरूर इसको देखें। अगला कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर कई बार पूछा गया किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की जो गिरफ्तारी से संबंधित है, ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस जो कि पूना में पड़ता है वहां पर महात्मा गांधी को रखा गया। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो जेल से फरार होने के बाद भूमिगत जो गतिविधि थी वो जयप्रकाश नारायण ने संभाला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसी से रिलेटेड और देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के बाद नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो रेडियो के माध्यम से जो है नेतृत्व किया वो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण। आगे अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो बलिया में जो समानांतर सरकार बनाई गई थी वो चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई, तो जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में की गई। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले अगस्त क्रांति कब प्रारंभ की गई, तो 9 अगस्त 1942, या अगस्त क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति। अगला पॉइंट है और ये कह रहा है कि लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। किसकी फिरौती, यानी लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी का जो आंदोलन चल रहा था उसको राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, तो ये स्वीकृति प्रदान की गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या क्या हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। अर्थात कब, 15 अगस्त 1947 से भारत को दो देशों में अर्थात भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। और अगला है कि प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। देखिए इंग्लैंड के जो सम्राट हैं वो ये जो अधिराज्य बनाए गए उनकी नियुक्ति जो है
उनके गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाएगी। अगला जो प्रावधान था वो नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का जो प्रशासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। और इसी के साथ एक प्रावधान और इसमें बनाया गया, और वो है कि भारतीय रजवाड़े जो थे वो स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। ये सबसे अच्छी बात थी। और अगला पॉइंट है कि भारत में स्वतंत्रता के जो समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारत की जो स्वतंत्रता हुई, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थी। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम जो वायसराय था वो कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, या भारत का अंतिम वायसराय अगर कहा जाए तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अर्थात उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल भारत में नहीं बनाया गया, तो ये थे C राजगोपालाचारी जी। अगला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी भाग नहीं लिया? तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था, और वो थे महात्मा गांधी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि यानी आधी रात्र को केंद्रीय असेंबली में जनगणमन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि यानी आधी रात को केंद्रीय असेंबली में जनगणमन भी गाया गया। साथ ही साथ इकबाल द्वारा जो रचना की गई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यानी हिंदुस्तान हमारा, तो इसको गाया भी था, इसके द्वारा गाया गया था MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। और अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष JB मावलंकर को बनाया गया था, अर्थात जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे JB मावलंकर, श्री गणेश देव मावलंकर। तो ये थे। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने। क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जो कि जून 1948 से पहले ही भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वायसराय नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना का प्रस्तुत की, तो ये प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, और वो योजना है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के जो प्रमुख प्रावधान बनाए गए वो भी हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है कि पंजाब बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को ये निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा ना हो। तो एक प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान ये बनाया गया कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों अर्थात भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। और अगला है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा
कि वह भारत के किस भाग में रहना चाहेंगे अर्थात चाहते हैं। और अगला प्रावधान ये था कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये जो है सीमा आयोग एक बनाई जाएगी अर्थात एक सीमा रेखा खींची जाएगी। और अगला है कि भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो ये की थी जो है सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये सीमा निर्धारण किया गया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को जो अलग करने वाली जो है रेखा है वो क्या है? तो वो है रेडक्लिफ रेखा अर्थात सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही ये रेखा खींची गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली अधिवेशन में। दिल्ली अधिवेशन में जो है भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट है कह रहा है कि जो है वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार ही नहीं किया? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने जो है ये एक ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिन्होंने विभाजन को स्वीकार ही नहीं किया। ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। और इसी से जुड़ी खबर और है कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ये योजना भारत की जो है बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने जो है भारत की आज़ादी के लिए जो डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था तो इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये ध्यान रखिएगा। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ उसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य जो स्वतंत्र दल थे उनके उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को जो है ये आयोजित किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसी अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। साथ ही साथ 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आगे है कि वायसराय बेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? तो वायसराय बेबल ने अंतरिम सरकार बनाने का जो निमंत्रण दिया था वो जवाहरलाल नेहरू को दिया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे वह कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को। अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था वो कैसा था। तो सदस्य एक तरफ और एक तरफ विभाग है। जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था उस समय वो कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे वो जवाहरलाल नेहरू देखते थे। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय यानी गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी जो मामले थे वह वल्लभ भाई पटेल को दिए गए थे। और बलदेव सिंह
जो सदस्य थे इनको दिया गया था रक्षा विभाग और जान मथाई को दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। साथ ही साथ सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था और C.H. भाभा को कारखाना एवं बंदरगाह से संबंधित जो विभाग थे वो दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। आशफ अली को रेल विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय ने विभाग दिया गया और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय जो है दिया गया था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री इटली थे जिन्हें लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं के बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया, तो ये गठन किया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। यानी कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई और इसमें शामिल दो अन्य जो सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे जो है A.B. अलेक्जेंडर। तो ये दो सदस्य भी थे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो कैबिनेट मिशन का जब भारत में आगमन हुआ उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेबल थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया, तो ये पूर्ण समर्थन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। साथ ही साथ हम लोग कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत की एकता बनाए रखी जाए। दूसरा है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। और तीसरा है भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। साथ ही साथ संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे वह शामिल किए जाएंगे। और आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो इसको जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई थी उनको शांत कराने के लिए गांधी जी नोआखाली अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है तो यहाँ गए थे। नेक्स्ट है कि नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंट बेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया, तो इन्हें जो है उपाधि दी थी वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये भी पूछा गया है कई बार। तो वन मैन बाउंड्री जो फोर्स है ये जो है उपाधि माउंट बेटन के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी, तो ये इच्छा व्यक्त की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान है वह किस मिशन के अंतर्गत जो है किया गया था, तो संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो तथा शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण इन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ लोग आगे देखते हैं और आगे पॉइंट कह रहा है कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया, तो ये क्षमा कर दिया गया था लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल के जो है उस समय लॉर्ड वेबल वायसराय थे, इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज के जो है अभियुक्त जो थे उनको क्षमा कर दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो CR फार्मूला C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए बैबल योजना जो है प्रस्तुत की गई, तो जो बैबल योजना आई थी
वो 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि बेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित जो शिमला सम्मेलन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व जो है किया था। तो बेबल योजना पर विचार करने के लिए जो आयोजित शिमला सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये लगातार 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था। तो बचाव समिति का जो अध्यक्ष थे वो भोला भाई देसाई को बनाया गया था। और नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया। तो आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह ये 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल की थी। दूसरा, सैनिकों की मांग ये थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। और जो अगला पॉइंट था वो इससे रिलेटेड वो ये है कि इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और हम लोगों का जो है लास्ट पॉइंट है ये है कि आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया। ये किया गया था 1942। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यारों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला है कह रहा आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुलझाया था। तो ये मोहन सिंह ने सुलझाया था। नेक्स्ट है कि जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी। तो ये सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का जो गठन है वो सिंगापुर में किया था। और अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम जो थे वो हैं सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया। तो ये जापान देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को, यानी जापान ने जो है सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दिया था या सौंपा था। और नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नामकरण किया गया वो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को जो है स्वराज द्वीप के नाम से। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो में एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। और दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे जो है किसके द्वारा दिए गए थे। तो ये तीनों नारे जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई। और आखिरी पॉइंट ये है कि कह रहा कि महात्मा गांधी जी
द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि जो है दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को दी थी। और वर्ष 1945 में सरकार के प्रतिनिष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आजाद हिंद फौज पर। आजाद हिंद फौज पर वर्ष 1945 में सरकार के प्रतिनिष्ठा न रखने के आरोप में जो है लाल किला मुकदमा चलाया गया था, लाल किले पर। तो ये दोस्तों रहा हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित वन लाइनर हम लोगों ने कवर किया। अब इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में ओनली एक वीडियो आएगी जो विविध, वही बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक के कुछ जो महत्वपूर्ण, चूंकि इंडियन इकोनॉमिक में कुछ 2-3 क्वेश्चन करंट के आते हैं और जो बेस के हैं, बेस के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग में हर एग्जाम में। तो बेसिक हम लोग देख लेंगे, बाकी करंट तो करंट से कवर हो जाएगा। तो ये रहा, और एक विविध आ जाएगा, बस उसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा वन लाइनर। उसके बाद हमारी पूरी एनसीईआरटी बुक समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारा कंप्लीट हो जाए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।